अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ में हम एक नया बाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का तारीख़ में हमारा मौजू है तारिक इब्न ज़ियाद और स्पेन की फ़तह। तारिक इब्न ज़ियाद एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। 8वीं सदी के आगाज़ में स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरिया या हिस्पानिया के नाम से जाना जाता था। अरब लोग हिस्पानिया को या आइबेरियन पेनिनसुला को अल अंदलूस के नाम से जानते थे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला दरअसल वो जुग्राफियाई खित्ता है जो 3 अतराफ से पानी और एक तरफ से खुश्की से घिरा होता है। मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक इंडियन पेनिनसुला है, इसलिए कि इसके मगरिब में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और शुमाल में हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो आइबेरियन पेनिनसुला जिसका जो आज का हमारा मुताला है, तो आइबेरियन पेनिनसुला जिसे हम आइबेरिया भी कहते हैं, तो आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर स्पेन और पुर्तगाल ये 2 मुल्क शामिल होते हैं। आज तो स्पेन और पुर्तगाल 2 अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन जब हिस्पानिया कहा जाता था या अल अंदलूस कहा जाता था तो उसमें स्पेन और पुर्तगाल दोनों शामिल थे। तो आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरिया या हिस्पानिया, इसके अंदर में स्पेन और पुर्तगाल और सदर्न फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा और एंडोरा जो सदर्न फ्रांसी में एक जगह है, इस पर मुश्तमिल आइबेरियन पेनिनसुला है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये कि स्पेन मुल्क का माने चौहद्दी क्या है, इसका बाउंड्री क्या है। तो स्पेन मुल्क के शुमाल में, नॉर्थ में जो है आपका बे ऑफ बिस्की है और इसके शुमाल मशरिक में यानी नॉर्थ ईस्ट में पिरेनीज माउंटेन रेंज है। पिरेनीज वो माउंटेन रेंज है जो स्पेन और फ्रांस को अलहदा करता है, सेपरेट करता है। पिरेनीज माउंटेन रेंज के साउथ में आपका स्पेन वाक़ है और पिरेनीज माउंटेन के माने नॉर्थ में जो है आपका जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ से आपका फ्रांस मुल्क वाक़ है। अच्छा, और आपका स्पेन के साउथ में जुनूब में जो है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, बे ऑफ कैडिस और मेडिटेरेनियन सी है। और स्पेन के मशरिक में, ईस्ट में आपका बैलियरिक सी और मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी देखिए 2 बार जिक्र हो गया, साउथ में भी और ईस्ट में भी। मेडिटेरेनियन सी दरअसल इसका माने इस तरह से वाक़ है कि इसका कुछ हिस्सा जो है साउथ में भी पड़ता है और बहुत सा हिस्सा मशरिक में भी पड़ता है। अच्छा, और स्पेन के वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो ये हुआ स्पेन मुल्क का आपका माने बाउंड्री। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार एक पतला नैरो सा संकड़ा जो है एक आबी रास्ता है, वाटर वे है, जो अटलांटिक ओशन जो कि वेस्ट में है उसको मेडिटेरेनियन सी जो कि मशरिक में है उसके साथ कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है। माने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार के वेस्ट में अटलांटिक ओशन और इसके ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। और इस आइबेरियन पेनिनसुला को जो कि यूरोप में है उसको मोरक्को जो आपका अफ्रीका में उससे अलग करता है। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी के साथ कनेक्ट करता है और मोरक्को को स्पेन के साथ अलग करता है। तो ये हुआ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि चूंकि हमारा मुताला स्पेन के बारे में है कि स्पेन कैसे फतह हुआ, इस पर मुसलमान आगे चल के कैसे फतह किए, तो हम पहले देख लेते हैं कि स्पेन के कौन कौन से मुख्तलिफ नामवर शहर हैं। तो स्पेन के मुख्तलिफ नामवर शहरों में आपका मैड्रिड,
जो फिलहाल अभी इसके दारुल माने सल्तनत है, टोलेडो है, वैलेंसिया है, लियोन है, और माने ये उस वक्त का हम बात बतला रहे हैं, अभी का नहीं, ठीक है। और ये कोर्डोबा है, जिसे उर्दू में कुर्तबा कहते हैं, यहाँ भी एक कुर्तबा की सल्तनत कायम थी। ग्रेनाडा है, जिसको उर्दू में गरनाता कहते हैं, यहाँ गरताना की माना सल्तनत थी, और सेविल है। तो ये कुछ खास नामवर शहर जो हैं आपका स्पेन का है। अब हम लोग इस्लाम की बेइज्जत से पहले दुनिया के तारीख पर एक ताराना नज़र डालते हैं। चौथी सदी के थर्ड क्वार्टर में, यानी 376 से 378 एडी तक जो है रोमन एम्पायर्स जो है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल चुका था। यूरोप में वेस्टर्न और यूरोप में मगरिबी और जुनूबी मशरकी यूरोप तक फैला हुआ था, और अफ्रीका में मेडिटेरेनियन सी के जो शुमाली साहली इलाके हैं वहाँ तक फैला हुआ था, और एशिया के मगरिबी खित्तों तक फैला हुआ था। यानी एशिया में मुल्क शाम, फ़लस्तीन, टर्की, और ये आपका अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अलजायर, और यूरोप का आपका जो है वेस्टर्न यूरोप में रोम, फ्रांस, इंग्लैंड, और फिर से हिस्पानिया और बल्कन इलाकों में ये फैला हुआ था। 395 एडी में रोमन एम्पायर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। एक को कहते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरे को कहते हैं बाइजेंटीन एम्पायर, जो कि मशरिक में वाक़ थी। 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ज़वाल हो जाता है, जब ओडोएसर जो एक बारबेरियन सिपाही था वो रोम पर हमला करता है, उसको सैक करता है और खुद जो है इटली का जो है वो किंग बन जाता है, और सिर्फ जो है बाइजेंटीन एम्पायर बच जाती है, जो कि तकरीबन 1000 साल तक फिर जो है ये इसका हुकूमत रहती है। और फिर बिल आखिर 1453 साल में जो है 1453 एडी में जो है तुर्कों के ज़रिया जो है बाइजेंटीन एम्पायर का ख़ात्मा हो जाता है। तारीख में 375 से लेकर 568 एडी तक, यानी तकरीबन 200 साल तक के इस पीरियड को जो है माइग्रेशन पीरियड यानी हिजरत का ज़माना कहा जाता है। इसे पीरियड ऑफ बारबेरियन इन्वेजन भी कहा जाता है। इस पीरियड में, इस 200 साल जो ज़माने में बारबेरियन जर्मेनिक ट्राइब्स जो कि जर्मनी में आबाद थी, और ख़ास करके जो जर्मनी में जो दो दरियाएं बहती हैं, एक राइन दरिया और एक डैन्यूब दरिया। तो राइन दरिया तो आपका स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स माउंटेन से जो है ओरिजिनेट होती है, और फिर ये जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए आपका नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है। और दरिया डैन्यूब जो है वो जर्मनी से ओरिजिनेट होती है और ब्लैक सी में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो इन दो दरियाओं के रास्ते में बहुत सारे कुछ ट्राइब्स आबाद थी, जिनको जर्मेनिक ट्राइब्स कहा जाता है और इन्हें बारबेरियंस भी कहा जाता है। इन ट्राइब्स के नाम इस तरह से हैं: फ्रैंक्स, गॉथ्स, बर्गंडियंस, वेंडाल, एंग्लो सैक्सन, जूट्स, एलेमनी वगैरह वगैरह। इस माइग्रेशन पीरियड में ये जो ट्राइब्स थे ये अपने माने आबाई वतन से निकल कर जो है वो रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ खित्तों में जाकर आबाद हो जाती है, और फिर वहाँ जाकर अपने जो एक खुद मुख्तार हुकूमत जो है कायम कर लेती है। मिसाल के तौर पर जैसे एंग्लो सैक्सन ये इंग्लैंड और वेल्स के तरफ जो है माने गामजन होती है, वहाँ जाकर सेटल करती है और वहाँ अपनी एक हुकूमत कायम कर लेती है। फ्रैंक्स नॉर्दर्न फ्रांस में की तरफ ये लोग मूव करते हैं और वहाँ अपना जो है
किंगडम जो है कायम करते हैं। उसी तरह से विसिगॉथ आपका जनूबी फ्रांस और हिस्पानिया में अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। इसी की एक शाख है, माने गॉथ्स की एक दूसरी शाख जिसे कि ऑस्ट्रोगॉथ्स कहते हैं, यह आपका बल्कन रीजन में जाकर अपने किंगडम को जो है माने कायम कर लेती है। वेंडाल जो कि आपका मेडिटेरेनियन आइलैंड्स और शुमाली अफ्रीका के कुछ ममालिक जैसे कि ट्यूनीशिया, अलजायर, मोरक्को, लीबिया, यहाँ तक जो यहाँ इन इलाकों में या इन खित्तों में जो है वेंडाल्स की हुकूमत होती है। वेंडाल्स की हुकूमत सिर्फ 534 AD तक कायम रहती है। इसके बाद फिर जो है माने बाज़ंतीनी हुक्मरान इस पर हमला करते हैं और फिर इसको बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अपना सूबा बना लेते हैं। इन जर्मैनिक ट्राइब्स को बारबेरियंस कहा जाता है। इनको बारबेरियन इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम की बेशत से पहले इस ज़मीन पर सिर्फ 2 कौम थी जिन्हें अहले किताब कहा जाता है, एक यहूद और नसारा। क्योंकि इनके पास आसमानी किताबें थे तो उस हिसाब से ये लोग अपने आप को एजुकेटेड, कल्चर्ड समझते थे और ये अपने आप को मैंने ये इनको एथिक्स भी मालूम था। लेकिन रोमन्स जो थे वो इन जर्मैनिक ट्राइब्स को, जो कि नॉन रोमन पीपुल है, इनको ये लोग बारबेरियन कहते थे। यानी वो इस सेंस में कहते थे कि वे लोग अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड और अनएथिकल थे। और जब ये किसी मुल्क पर हमला करते तो फिर बेदर्दी और बेरहमी से लोगों का कत्ल करते, लूट मार करते और जो है किसी को छोड़ते नहीं। तो इस माने में इन लोगों को जो है बारबेरियंस कहा जाता था। जर्मैनिक ट्राइब्स की तरह एक और वहशी कौम थी जिसे हम हून्स कहते हैं। हून्स हम लोग हिंदुस्तान के तारीख जब पढ़ते हैं तो उसमें हून्स का जिक्र आता है। हून्स गुप्ता ख़ानदान के वक्त जो है हिंदुस्तान में ये लोग हमला किए थे। तो हून्स का असल जो है आबाई वतन था सेंट्रल एशिया, यानी कैस्पियन सी से लेकर मैंने मगरिब में कैस्पियन सी से लेकर मशरिक में चाइना और मंगोलिया तक का जो इलाका है उसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। उसी तरह से कॉकेसस जो पहाड़ है, माने ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक का जो इलाका है और जो कॉकेसस माउंटेन रेंज है, तो जिसके अंदर में आपका आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया और सदर्न एशिया के कुछ हिस्से आते हैं और फिर से ईस्टर्न यूरोप का इलाका आते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर हून्स जो है पहले रहते थे। तो हून्स भी जो है 4th सेंचुरी से लेकर जो है 6th सेंचुरी तक जो है ये माने मगरिब के तरफ ये लोग जो है मूव किए। और कहा जाता है कि इनके माने रेड करने की वजह से, इनके मगरिब में मूवमेंट की वजह से जो जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे वो रोमन टेरिटरी में जो है भाग गए थे। एक वजह इन्हीं बताई जाती है। तो हून्स भी जो है आपका रोमन एम्पायर में जो है, रोमन टेरिटरीज में ये लोग भी जो है पहुंचते हैं, वहाँ भी हमला करते हैं और बहुत सारे जो खित्तों को जो है ये लोग जीत लेते हैं। मिसाल के तौर पर 451 साल में हून्स जो है गौल को पर हमला करता है और उसे फतह कर लेता है, जहाँ पर एक बैटल होती है, एक जंग होती है जिसे कि बैटल ऑफ कैटालोनियन फील्ड्स के क्या कहते हैं। इस जंग में हून्स अटीला की क़यादत में जो है रोमन्स और विसिगॉथ्स के एक मुश्तरका जो है फौज को जो है ये लोग शिकस्त दे देती है। उसी तरह से 452 साल में हून्स इटली पर भी हमला कर देता है और जब अटीला का मौत 453 साल में होता है तो उसके बाद से फिर हून्स जो है कोई मज़ीद रोमन हुकूमत के लिए जो है कोई ख़तरा बनकर ये उभर नहीं पाता है। और फिर ये लोग जो भी अपने सल्तनत उस वक्त जो बनाई थी, जो माने जो इलाके ये जीते थे, फिर आहिस्ता करके उसको जो है माने खो बैठते हैं। तो हिस्पानिया पर मुसलमानों के फतह से पहले या तारिक इब्न ज़ियाद के स्पेन पर फतह से पहले ये थोड़ा सा एक मुख्तसर था, माने ये एक तारीख़ था जो हमने यहाँ पर रखा है। आइए अब हम अपने असल मौजू की तरफ रुजू करते हैं। 8वीं सेंचुरी के आगाज़ में मुसलमानों की हुकूमत
मगरिबी एशिया के ममालिक जैसे सीरिया, इराक, ईरान, फ़लस्तीन और शुमाली अफ्रीका के शुमाली साहिली इलाके में जो खित्ते थे, मसलन लीबिया, ट्यूनीसिया, मराकश, अल्जीरिया, यहाँ तक हुकूमत मुसलमानों की फैल चुकी थी। इस वक्त बनु उमैया के खिलाफत का दौर था और इस वक्त खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिन्हें अल वलीद अव्वल भी कहा जाता है, और वो अपने दारुल खिलाफा दमिश्क से हुकूमत करते थे। बनु उमैया के एक नामवर सिपह सालार थे जिनका नाम था मूसा बिन नसीर। इसी शख्स ने शुमाली अफ्रीका के बेशतर इलाकों को फतह किया था और ये मराकश में एक जगह है तंजिया, जिसे उर्दू में तंजा कहते हैं, वहाँ तक ये फतह कर चुके थे। अच्छा, तंजा को तो फतह कर लिए और वो खुद जो है ट्यूनीशिया के शहर कैरवा में जाकर जो है आबाद हो गए। वहीं पर जाकर वो अपना रिहाइशगाह बना लिए और तंजा को जो है उनके मातहत में एक सिपह सालार थे जिनका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। उनको तंजिया का जो है गवर्नर बना दिया और यहाँ जो किला था उनका वो इंचार्ज बना दिए गए। तारिक बिन ज़ियाद एक गुलाम था जिसे बाद में आज़ाद कर दिया गया और वो बर्बर नस्ल के थे। बर्बर नस्ल, BERBER, बारबर नहीं और बैबर भी नहीं। जो ये ममलूक सुल्तान जो थे बैबर, वो भी नहीं, और अंग्रेजी का जो बारबर होता है वो भी बारबर नहीं। लफ्ज़ है बर्बर, BERBER। बर्बर एक नस्ल का नाम है जो कि शुमाली अफ्रीका के ये जो ममालिक है जैसे अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटेनिया, मराकश, ये जो शुमाली मगरबी शुमाली जो अफ्रीका के जो ममालिक है, यहाँ की जो नस्ल थी उसको बर्बर नस्ल कहते हैं। तो तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल थे साहब, और जो आज़ाद करदा माने गुलाम भी था, आज़ाद कर दिया गया था। अच्छा, अब इस दौरान अल अंदलुस में या आपको हिस्पानिया में गाद की हुकूमत थी, यानी किंगडम ऑफ विसिगॉथ, और वहाँ जो है हुकूमत कर रहे थे रॉजरिक। अच्छा, इसी दरमियान मराकश के ठीक जो है शुमाली एंड पर एक और शहर है जिसे सियूटा कहते हैं, जो आज स्पेन के मातहत में लेकिन एक ऑटोनोमस सिटी है। तो उस वक्त माने 8वीं सदी के आगाज़ में सियूटा जो है एक बाज़ंतीनी सूबा हुआ करता था, माने बाइजेंटीन एम्पायर के मातहत में था, और यहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था काउंट जूलियन। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, मैंने पढ़ेंगे बैटल ऑफ ग्वाडेलेट। बैटल ऑफ ग्वाडेलेट, ये जंग आपको 711 साल में यही विसिगोथिक जो फोर्सेस थे जिनकी क़यादत कर रहे थे रॉड्रिक, अब मुसलमानों की जो फौज थी, इस्लामी जो लश्कर जिसकी क़यादत कर रहे थे तारिक बिन ज़ियाद, इन दोनों के माबैन हुआ। ये जंग हुई थी आपको जुलाई 711 में, और मकाम था जुनूबी स्पेन के एक जो प्रोविंस जो है कैडिस बोलकर जो प्रोविंस है, वहीं पर एक मुकाम है, शहर है सिदोनिया। उसी सिदोनिया से मुतसिल एक झील है जिसे ला जंडा झील कहते हैं, ला जंडा लेक कहते हैं, और उसी के करीब में एक दरिया बहती है ग्वाडेलेट। इसी के किनारे जो है ये क्रिश्चियन फोर्स और मुस्लिम फोर्स
के माबैन में हुई थी। आइए, जो ग्वाजलिट रिवर जो है ये आपको कैडिज में ही जो है फ्लो करती है और बे ऑफ कैडिज में जो है जाकर जो है मिल जाती है। बे ऑफ कैडिज में ये ठीक सदर्न स्पेन में है आपका। इस जंग में रॉडरिक मारा जाता है और तारिक बिन ज़ियाद फतह हासिल करता है। और इस फतह के बाद जो है फिर तारिक बिन ज़ियाद आगे जो है अल-अंदलुस की जो ये दारुल खिलाफा है टोलेडो, उसको फिर बाद में कैप्चर कर लेता है। इस जंग के सबब के सिलसिले में एक वाक़या बयान किया जाता है और वो वाक़या ये है कि काउंट जूलियन गाथ किंग विटिज़ा के बेटी के साथ शादी किया था। और काउंट जूलियन की एक बेटी थी जिसका नाम था फ्लोरिंडा ला कावा। गाथ हुकूमत के यहाँ एक दस्तूर था कि जो गवर्नर होते थे या जो अमीर होते या सिपहसालार या जो बुलंद मर्तबा के लोग होते थे, वो अपने बच्चों या बच्चियों को, लड़का या लड़की को तालीम व तरबियत के लिए और शाही दरबार के तौर तरीक़ों को सीखने के लिए लड़का होने पर राजा के सोहबत में ये लोग पेश करते थे या लड़की होने पर रानी के सोहबत में पेश करते थे। तो इसी गर्ज के खातिर काउंट जूलियन भी अपनी लड़की फ्लोरिंडा को रॉड्रिक के दरबार में तालीम के लिए भेजा था। लेकिन रॉड्रिक ने काउंट जूलियन की बेटी के साथ इस्मत दरी की। इसकी खबर जब काउंट जूलियन को पहुंचती है तो वो आग बबूला हो जाता है और वो इस बात की कसम खाता है कि वो गाथ हुकूमत की माजूल करवा कर रहेगा। अब अपने इस मकसद के हुसूल के लिए जूलियन कैरवा पहुंचता है और वहाँ मूसा बिन नसीर के साथ मुलाकात करता है और उसे ये दावत पेश करता है कि आप अपने फ़ौज के साथ अल-अंदुलस पर फ़ौज कशी कीजिए। इसके बाद मूसा बिन नसीर तांजा के जो गवर्नर या उनके मातहत में जो गवर्नर थे या जो सिपहसालार थे, तारिक बिन ज़ियाद, उसको हुक्म देता है कि वो एक फ़ौज को तैयार करे और अल-अंदुलस पर चढ़ाई करे। 26 अप्रैल 711 को तारिक बिन ज़ियाद कश्ती के जरिया उसी स्टेट ऑफ जिब्राल्टार को पार करके अल-अंदुलस पहुंचता है और वहां पर एक पहाड़ के नीचे वहां जहाज से उतरता है। उस पहाड़ का नाम इसी के तारिक बिन ज़ियाद ही के नाम पर पड़ जाता है और उसे जबल तारिक या जिब्राल्टार कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तारिक बिन ज़ियाद जब समंदर को पार करके अल-अंदुलस पर कदम रखता है तो अपने तमाम जहाज़ों को जला डालता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि पीछे समंदर है और सामने दुश्मन की फ़ौज है और तुम्हें किसे चुनना है, अब चुन लो। तारिक की जो फ़ौज थी उसकी फ़ौज में बर्बर मुसलमान भी थे और अरब मुसलमान भी थे। कुल मिलाकर 12,000 का इसका लश्कर था। तो शुरू में 7,000 के साथ ये पहुंचा अंदुलस में, बाद में मूसा बिन नसीर फिर 5,000 सिपाहियों का एक कुमक भेजता है। इस तरह से 12,000 लश्कर के साथ तारिक बिन ज़ियाद और गॉडोलेट रिवर के मकाम के पास रॉड्रिक के 1 लाख फ़ौज के मुकाबले में वहाँ उतरता है। फिर जंग होती है और इस जंग में ये भी कहा जाता है कि रॉड्रिक के जो सिपाही थे वो इसके साथ विश्वासघात माने धोखाबाजी करता है और उसको जंग के मैदान में तनहा छोड़ देता है और रॉड्रिक जो है फिर जंग में उसका कत्ल हो जाता है और इस तरह से ये जंग तारिक बिन ज़ियाद जो है जीत जाता है। तो और इस तरह से
इस जंग को जीत लेने के बाद फिर गाथ हुकूमत का जो है ख़ात्मा हो जाता है और इस तरह से इस्लामी लश्कर का यूरोप में ये पहले मुल्क की एक जीत थी। इस जीत के बाद फिर तारिक अपने फ़ौज की एक टुकड़ी को मुगीस अल-रूमी के क़यादत में बाकी जो अल-अंदलस के जो इलाके थे उसको जीतने के लिए वो भेजता है और मुगीस अल-रूमी जो है गरनाता और कुर्तुबा शहर को जीतता है और तारिक बिन ज़ियाद खुद अपनी क़यादत में एक लश्कर लेकर गाथ हुकूमत का जो दारुल खिलाफत था टोलेडो वहाँ पर हमला करता है और फिर उसको कैप्चर कर लेता है। फिर बाद में मूसा बिन नसीर भी कैरवा से जो है अपनी फ़ौज को लेकर जो है अल-अंदलस पहुँचता है और फिर दोनों मिलकर बाकी जो माने गिरदोनवा में जितने सारे इलाके बचे हुए थे उसको एक एक करके जीता। इस तरह से करीब 2/3 आइबेरियन पेनिनसुला पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाता है। अभी ये फतह का दौर चल ही रहा था कि बन उमैया के खलीफा अल-वलीद अव्वल जो है हुक्म भेजता है मूसा बिन नसीर को कि तुम तारिक बिन ज़ियाद के साथ वापस दमिश्क चले आओ। अब इस हुक्म के मिलने के बाद मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद और मुगीस अल-रूमी के साथ फिर दमिश्क चला जाता है 714 साल में और बाकी की ज़िंदगी फिर वहीं गुजारता है। तो इस तरह से यूरोप का सबसे पहला मुल्क स्पेन तारिक बिन ज़ियाद के क़यादत में फतह होता है, गाथ हुकूमत की ख़त्म होती है और मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर कायम होती है।